हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड, ऑसम। सो चैंपियंस, वेलकम टू द क्लास। आज फिर से एक नया टॉपिक, नई चीज। पर उससे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। आपके घर में लगा हुआ फैन, आपके घर में काम करती हुई इलेक्ट्रिक मोटर, इवन आपके फोन का स्पीकर, आपका एक ब्लूटूथ स्पीकर, इलेक्ट्रिक डोरबेल और एक मैगलेव ट्रेन। हाँ, इंडिया में नहीं चलती है बट मैगलेव ट्रेन। तो ये सब चीजें कैसे काम करती है? ठीक कह रहे हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इनको काम करने के लिए। बट एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके ऊपर बेस इन सब की वर्किंग होती है, और वो कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आते हैं, एक नए फील्ड को समझते हैं, पढ़ते हैं, एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। सो मेरा नाम है निखिल छाबड़ा और मैं आपका फिर से वेलकम कर रहा हूँ आपके अपने चैनल में, दैट इज एक्स्ट्रा माइंड्स। एंड आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट अंडर द यूनिट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Topic is magnetic effects of current. हमने हीटिंग इफेक्ट समझ लिए थे प्रीवियस यूनिट में कि जब भी करंट पास किया जाता है यानी कि चार्जेस को मूव कराया जाता है किसी भी कंडक्टर में, तो हीट जनरेट होती है रेजिस्टेंस वगैरह की वजह से। वो हम अच्छे से समझ चुके हैं। बट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं डिस्कवरी हुई थी कि जब भी करंट को पास किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी आते हैं। ठीक है, वो अब हम जो डोरबेल की बात कर रहे थे या फैन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है, या फिर अगर हम करंट को पास करते हैं तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इतना हमें समझ में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड के पीछे रीजन या तो मैग्नेट होगा या कोई मूविंग चार्ज होगा। तो इन सब के बारे में सबसे पहले सोचा था और ढूंढा था एक इटालियन आप कह सकते हैं पर्सन ने, एक इटालियन जूरिस्ट थे, उनका नाम था कुछ डेमिनिको, काफ़ी अननोन से पर्सन, रोमा गनोसी नाम से कुछ थे। इन्होंने कुछ 1802 में ये फाइंड आउट कर लिया था कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है किसी कंडक्टर में से तो उसके आसपास पड़ा हुआ कोई मैग्नेटिक कंपास जो है वो निडल उसकी डिफ्लेक्शन शोकेस करती है। ये सब इन्होंने एक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश भी किया था। सो ही गॉट दिस थिंग पब्लिश इन सम लोकल न्यूज़पेपर, बट लोगों ने कहा कि पता नहीं क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ओवरलुक कर दिया इसको। फिर इसके बाद एक डैनिश फिजिसिस्ट आते हैं, हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, जिसके बारे में आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट के नाम से। सो इन्होंने 1820 में फिर इस चीज़ को दोबारा से रीडिस्कवर करा कि यार जब भी करंट पास किया जाता है, ऑफ कोर्स ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था, ये कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और वहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास पड़ा हुआ था तो उसकी निडल में सडनली इनको रिफ्लेक्शन दिखाई दी। तो ही गॉट वेरी इंटरेस्टेड कि यार ये कैसे हुआ। तो बेसिक्स एक्सपेरिमेंट था, अगर हम उसको यहाँ पे समझना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। एक कॉपर के कंडक्टर को लिया, थोड़ा सा थिक कंडक्टर है ये, उसका कनेक्शन करा एक सेल के साथ, की हम यहाँ पे डाल देते हैं, की को क्लोज कर देते हैं, ये सर्किट हो गया कंप्लीट। यहाँ पे पड़ा हुआ है कोई कंपास, कंपास के में है एक मैग्नेटिक नीडल। ऑफ कोर्स ये कंपास जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को ट्रैक करता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके इसी चैप्टर में, इसी यूनिट में। बट वो कंपास यहाँ पे पड़ा हुआ था तो उसकी नीडल कुछ हल्की सी डिफ्लेक्शन दिखा रही थी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जैसे ही यहाँ पे करंट ऑन होता है, यहाँ से करंट पास करता है लेटर से आई, तो इस मैग्नेटिक कंपास की जो डिफ्लेक्शन होती है वो ज़्यादा हो जाती है, वो एक तरफ बेंड हो जाता है, एक तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इससे पता चला कि हाँ जैसे ही करंट पास किया था तो कुछ डिफ्लेक्शन आया था। फिर क्या करा हेंस क्रिश्चियन ऑस्लर ने, इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। तो जैसे ही करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करा तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। ओके ठीक है, ये भी सही है। और फाइनली जब करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया, तो यहाँ पे कॉपर की वायर ली थी, रियोस्टेट की हेल्प से रेजिस्टेंस को चेंज करा होगा और करंट को यहाँ पे बढ़ा दिया, या फिर बैटरी का यहाँ पे ईएमएफ बढ़ाया होगा, तो उससे करंट के मैग्नीट्यूड में इंक्रीज आया, और जैसे ही करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा तो उसकी डिफ्लेक्शन भी क्या हुआ, कुछ ज़्यादा होगी। तो मोर करंट शो मोर डिफ्लेक्शन। तो जैसे ही करंट को बढ़ाया गया था डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा आ गई थी। यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी अगर है तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ज़रूर आएंगे, कंपास में डिफ्लेक्शन ज़रूर आएगा।
बट क्या फॉर्मूला होगा, कितना आएगा, इस पॉइंट पे कितना है, दूर वाले पॉइंट पे कितना है, इसके बारे में उन्होंने कुछ बात नहीं की थी। तो इसके बारे में बात की थी, फिर आए थे हमारे पास दो फ्रेंच फिजिसिस्ट बायट और सेवर्ट के नाम से। उन्होंने अपना एक लॉ दिया था, किसी भी वायर के छोटे से पीस की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो ही हम पढ़ेंगे। एंड दैट्स द यू कैन से स्टार्टिंग ऑफ आवर चैप्टर फ्रॉम बायट सेवर्ट लॉ। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें हम केसेस भी करेंगे, आगे जाके कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे, और ये फेवरेट काइंड ऑफ टॉपिक है आपके सीबीएसई एग्जाम का और जेईई मेंस एग्जाम का। नीट इज ऑल्सो कवर्ड। तो आइए चलते आगे और बात करते हैं बायट सेवर्ट लॉ के बारे में। अब इसको आप काफ़ी अच्छे से ध्यान से समझेंगे। सिंपल चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, कंपैरिजन भी हम देखेंगे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम कंपेयर करेंगे इसके फॉर्मूला को। तो शुरू करते हैं बायट सेवर्ट्स लॉ। तो बायट और सेवर्ट ने क्या करा था, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे डिफरेंट वायर्स के साथ, डिफरेंट कंडक्टर्स के साथ। अब डिफरेंट क्या, अलग शेप्स के कंडक्टर। और ये बेसिक जनरल रूल दिया था, किसी भी करंट एलिमेंट के लिए, अब वायर मैंने ऐसे कुछ शेप के लिए, आप इस शेप की भी ले सकते हैं, लेट अस अगर मैं इस शेप की ले लेता हूँ, इस शेप की भी हो सकती है। तो बायट और सेवर्ट ने क्या कहा था, मैथमेटिकली फाइंड आउट किया था रिलेशनशिप। अब उस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वायर का छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, इस छोटे से एलिमेंट को हम बोल देते हैं डी एल। लेट अस से एल पूरी लेंथ है, इसका हमने छोटा सा एलिमेंट लिया डी एल। इस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, से फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। बायट सेवर्ट लॉ की हेल्प से हम किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये पॉइंट पी जो है, इस वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसमें कहीं लाई कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल कर रख दोगे इस पॉइंट पी को, तो कोई उस पर वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली। इस पॉइंट पी को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में या अंदर लाई करना चाहिए, उस रीजन में लाई करना चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ है, आप बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह एक्सप्लेन कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस या रीजन है किसी भी मैग्नेट के आसपास या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील किया जा सकता है किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को या किसी दूसरे मूविंग चार्ज को। कोई मूविंग चार्ज है, उस रीजन में एंटर करता है, उस पर फोर्स लग जाता है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगा होगा, यानी कि उस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट पी उसी मैग्नेटिक फील्ड में लाई कर रहा है। हम पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पी को कनेक्ट कर देते हैं इस एलिमेंट के साथ। अब इस एलिमेंट को हम एक नाम देते हैं करंट एलिमेंट। सो करंट एलिमेंट कैसे बोलेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आप ये वाला वेक्टर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा डीएल वेक्टर, द लेंथ एलिमेंट। और जैसे ही आप इसको करंट आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा करंट लेंथ एलिमेंट। एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, डीएल इज लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वायर, डीएल वेक्टर इज लेंथ एलिमेंट। हमें काम है आईडीएल वेक्टर से, आईडीएल वेक्टर इज करंट लेंथ एलिमेंट। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, हैविंग द डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ करंट इन द वायर। और यहाँ पे करंट एलिमेंट जो टेंजेंशियल टाइप है, वायर मुड़ जाएगी आगे जाके, इसलिए हमने छोटा सा पीस लिया, उसका टेंजेंट जो होगा बिल्कुल सीधा होगा। पॉइंट पी से हमने कनेक्ट करा है। अब पॉइंट पी कहाँ पे लाई कर रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास है आर वेक्टर, फिर आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू दी करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट पी कहाँ पे लाई कर रहा है उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास है आर वेक्टर विच इज द पोजीशन वेक्टर। आर कैप भी आप आगे जाके देखेंगे, हम आर कैप का यूज करेंगे, अ यूनिट वेक्टर ऑफ
पोजीशन वेक्टर। अभी करंट एलिमेंट, करंट लेंथ एलिमेंट कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है थीटा। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट लेंथ एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो बायट सेवर्ट लॉ में अब हम इन चीज़ों का यूज करने वाले हैं। आप देखते हैं बायट और सेवर्ट ने क्या कहा था। जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो बायट और सेवर्ट ने कहा था कि अगर आप छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, मैग्नीट्यूड उसका प्रोपोर्शनल होगा करंट लेंथ एलिमेंट के। ये वेक्टर आ गया। तो एक काम करते हैं, पहले इसको स्केलर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उसके बाद फिर इसमें वेक्टर को लेकर आएंगे। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है तो हम बोल देते हैं this magnetic field intensity at point P is proportional to the current passing through the wire. It is also proportional to the length of the element. dB is also proportional to the sin of theta, जहाँ पे थीटा हमने समझा था एंगल किसके बीच में होता है, पोजीशन वेक्टर में और करंट लेंथ एलिमेंट के बीच में। This dB is also inversely proportional to the square of the distance of the point P from the कंडक्टर। तो यहाँ से दिख रहा है कि एक इनवर्स स्क्वेयर लॉ को भी फॉलो करने वाला है। तो अगर हम इन सारों फैक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास आता है कि dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर। हम जानते हैं जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है। तो dB इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट होता है यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर। ये जो हमारा कांस्टेंट है, लेट अस से ये कांस्टेंट है k विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन अगेन टू थिंग्स, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूजन। आप कौन से सिस्टम की बात कर रहे हो, आप SI सिस्टम में हो, आप CJ सिस्टम में हो, आप किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, एंड नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ the medium surrounding the conductor। जिस पे वो पॉइंट P लाई कर रहा है, ठीक है। अब मीडियम क्या है, वायर के आसपास, कंडक्टर के आसपास, उसके वजह से इसकी वैल्यू अलग होगी, और आपने कौन से सिस्टम चूज करा है यूनिट का, उसकी वजह से वैल्यू अलग होगी। सो दिस म्यू नॉट इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एक नई टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, जिसको आप फ्री स्पेस के नाम से भी जानते हैं। सो म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। इसकी वैल्यू रहती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, या फिर एक वैल्यू और हम यहाँ पे कह सकते हैं वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। अभी वेबर क्या है ये हम सीखेंगे आगे जाके, कहाँ से रिलेटेड है इसके साथ बाद में बात की जाएगी। फिलहाल टेस्ला, निकोला टेस्ला के नाम पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होने वाली है। तो म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। अच्छा, परमिएबिलिटी है क्या चीज़? सिंपल से आप ये चीज़ कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड। अब आप मेजर कर रहे हैं कि कोई मीडियम कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, या कितना सिंपली या इजीली अलाउ कर रहा है अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को एस्टेब्लिश होने के लिए। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम। इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मेजर ऑफ, कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है या कितना इजीली अलाउ कर रहा है कोई मीडियम, उसको कैसे मेजर कर रहे हैं। उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक टर्म है विच इज म्यू नॉट। म्यू नॉट, नॉट ऑफ कोर्स आप जानते हैं वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए आता है, इसके लिए वैल्यू होती है। यूनिट्स को आप ध्यान में रखेंगे। एक यूनिट मैंने आपको यहाँ पे और बताई, वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स कैसे है, ये बात की बात है, ये हम सीखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वो अलग चीज़ है, उसके बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो जो बायट सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला आपके पास है म्यू नॉट बाय 4 पाई डी एल साइन थीटा। अच्छा, एक चीज मिस कर दें हम, आई करंट भी तो आएगा,
IDL sin थीटा बाई आर स्क्वायर। एक बार फिर लिखते हैं इस फॉर्मूला को, तो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL sin थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से। अगर आपको पूरे कंडक्टर का निकालना मैग्नेटिक फील्ड तो डेफिनेटली हम इसका समेशन करेंगे, सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स लेंगे, उनके जैसे छोटा छोटा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और सबको ऐड अप कर देंगे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंटीग्रेशन का भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे एप्लीकेशंस में, अच्छे से करेंगे, वो इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं हमारे इस टॉपिक से। फिलहाल एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हम ऑलरेडी जानते हैं बट यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये तो स्केलर फॉर्मेट हो गया इसका। तो इसी चीज को हम एक बार वेक्टर फॉर्म में भी एक्सप्रेस करने का देखते हैं। सो डी बी बिकॉज इट इज अ वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब कैसे एक्सप्रेस करा जाए, ये तो हो गया हमारा करंट एलिमेंट, हम साइन थीटा को यहाँ पे लिखते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे आर वेक्टर को लेकर आते हैं। इनफैक्ट अभी वेक्टर को ऐसे लेकर नहीं आते, हम एक बार ये करते हैं, हम आई डी एल साइन थीटा मल्टीप्लाई करते हैं आर से और एक बार नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं आर से, तो आई डी एल साइन थीटा आर बाई आर क्यूब। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे मेरे को एक बार वेक्टर साइन हटाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं फिर से। सो डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। बिकॉज आर वेक्टर पोजिशन वेक्टर है, साइन थीटा आ रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ पे यूज होगा, डी एल वेक्टर भी आपका एक वेक्टर है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं so sorry that db vector is equals to mu by 4 pi I dl cross r into r cube। यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे आपका पोजीशन वेक्टर है और जहाँ पे आपका करंट एलिमेंट है। लेट अस से करंट एलिमेंट यहाँ पर है, ये है छोटा सा करंट एलिमेंट, ये रहा पॉइंट P, ये है r वेक्टर। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या कर रहा है, ये कंटेन कर रहा है पोजीशन वेक्टर को और करंट एलिमेंट को, करंट लेंथ एलिमेंट को। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाई करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, वो परपेंडिकुलर या तो अंदर जा रहा होगा या बाहर निकल रहा होगा। आप अगेन ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आता है तो हमारे पास एक रूल आता है, आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। क्रॉस प्रोडक्ट की में डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास होता है राइट हैंड रूल। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन वाला रूल, यानी कि राइट हैंड रूल, जो कि सिंपली ये कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, लेट अस से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अगर आपको निकालना है ए क्रॉस बी, आप क्या करेंगे, अपने राइट हैंड के पाम और फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर है यानी कि जो यहाँ पर आ रहा है ए, उसके अलोंग रखेंगे। तो ये रख लिया हमने ए के अलोंग, अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे बी वेक्टर के अलोंग जो क्रॉस में दूसरा वेक्टर है। तो जो आपकी थंब की डायरेक्शन होगी वो आपको इंडिकेट करेगी दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को। तो इस केस में ए क्रॉस बी विल बी इनटू द प्लेन, आपके लिए इनटू द प्लेन ऑफ योर नोटबुक, मेरे लिए इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, माई वर्किंग एरिया, इसके अंदर जा रहा होगा। अच्छा, इनटू द प्लेन को हम दिखाते हैं क्रॉस से, क्यों दिखाते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर बी क्रॉस ए निकालना होता तो हम कैसे करते, बी वेक्टर के अलोंग अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखते, बट हमें ए के अलोंग अब फिंगर्स को कर्ल करना है, तो फिंगर्स उल्टी तो कर्ल हो नहीं सकती, तो हम ऐसे रखेंगे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन। तो जो थंब की डायरेक्शन है विच इज आउट ऑफ द प्लेन आपकी तरफ, वो हो जाएगा बी क्रॉस ए। सो आउट ऑफ द प्लेन को इंडिकेट किया जाता है डॉट से। अभी क्रॉस और डॉट का लॉजिक क्या है, ऑल्दो आप चैंपियन से आप जानते होंगे अच्छे से, बट फिर भी मेरा काम है आपको दोबारा एक बार बता लूँ, याद दिलाना।
अगर हम किसी एरो की बात करें और ये एरो अगर आपकी तरफ आ रहा है, ये इसके फेदर है पीछे, ये एरो का हेड है, तो ये एरो आपकी तरफ आ रहा है तो आपको डॉट दिखाई देगा, और ये एरो अगर आपसे दूर जा रहा है तो आपको क्रॉस दिखाई देगा। तो वही लॉजिक यहाँ पर है, इनटू द प्लेन इज क्रॉस, आउट ऑफ द प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। सिंपल सा कंसेप्ट। तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म भी आ जाती है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ नहीं, बायट-सैवर्ट लॉ। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, जहाँ पे आर है, आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर, जिसका क्यूब यहाँ पर करा हुआ है। तो ये फॉर्मूला, इसको एक बार रख लेते हैं अपने बॉक्स के अंदर, इसको फिर से यूज़ करते, और इसका यूज़ करते हैं हम डिफाइन करने के लिए 1 टेस्ला को, कि 1 टेस्ला क्या चीज़ होती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। डी बी का फॉर्मूला हमारे पास आता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखिए, अगर मैं करंट को कर देता हूँ 1 एम्पियर, डिस्टेंस आर को कर देता हूँ 1 मीटर, थीटा को कर देते हैं 90 डिग्री, यानी कि जो वायर है, ऑफ कोर्स उसकी लेंथ भी हम 1 मीटर कर देते हैं यहाँ पे, डी एल इज ऑल्सो 1 मीटर। तो एक वायर से 1 मीटर दूर कोई पॉइंट पी है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वायर के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में जो डी बी मेरे पास निकल के आता है वो आ जाता है सिंपली म्यू नॉट बाय 4 पाई के इक्वल, यानी कि डी बी जो निकल के आता है वो आता है 10⁻⁻⁷ के इक्वल। पूरी वायर का निकाल दिया है, तो हम सिंपली यहाँ पे इसको बी लिख सकते हैं, बिकॉज हमने 1 मीटर लंबी वायर का यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 10⁻⁷ टेस्ला। तो 1 टेस्ला क्या हो जाएगा? सो 1 टेस्ला इज सिंपली 10⁻⁷ टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड produced by a wire या conductor of 1 meter length at a point which is at a distance of 1 meter from the wire and lying perpendicular to the wire. यानी कि अगर कोई पॉइंट P है जो वायर से 1 मीटर दूर है, वायर की लेंथ 1 मीटर है, वायर हमारी AB जिसकी लेंथ है 1 मीटर, उससे दूर है एक पॉइंट, वो भी कितना दूर है 1 मीटर, तो थीटा 90 डिग्री है, तो उस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उस वैल्यू का 10⁻⁷ टाइम्स विल बी 1 टेस्ला। तो ऐसा आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है सीबीएसई एग्जाम में कि डिफाइन 1 टेस्ला। ऑफ कोर्स और भी तरीका है 1 टेस्ला को डिफाइन करने के, बट हम यहाँ पर इस तरीके से 1 टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं। अब पॉइंट P अगर 90 डिग्री पर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ केसेस ले सकते हो। जैसे फर्स्ट केस में अगर बात करें, अगर हमारा थीटा ही 0 डिग्री हो जाता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 आ जाती है। यानी कि अगर कोई पॉइंट की बात चल रही है, वो पॉइंट P जस्ट वायर के ऊपर ही लाई कर रहा है या वायर की एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये रहा पॉइंट P जो वायर की एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो दोनों ही केस सिनेरियोज में चाहे वो पॉइंट P वायर के ऊपर लाई करे जस्ट अबव द वायर या जस्ट ऑन द वायर या लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आएगी, साइन 0 0। एंड सिमिलरली जैसे अभी हमने ऊपर देखा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी मैक्सिमम, एंड दिस मैक्सिमम इंटेंसिटी इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर साइन 90। तो ये है हमारा बायट-सैवर्ट लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला। चलते हैं आगे की तरफ। कुछ फॉर्मूला देखा सा लग रहा है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसका बायट-सैवर्ट लॉ का विद कूलम्स लॉ, तो भी एक बार देख लेते हैं। सो बायट-सैवर्ट लॉ वर्सेस कूलम्स लॉ।
कूलम्स लॉ में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड से छोटे से सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो था दैट वाज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाय छोटा सा है तो लेटर से डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने बायट-सैवर्ट लॉ में देखा किसी छोटे से करंट लेंथ एलिमेंट की वजह से डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दैट डी बी, अगर सिमिलैरिटीज की बात करें तो डी बी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डी ई इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये होगी इसकी सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटीज बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ, अगर फोर्सेस की बात करें, बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। चाहे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड वाले फोर्स की बात करें और इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। अगर फील्ड कहते हैं तो बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड्स। दे बोथ फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये आगे जाके हम चेकआउट फिर से करेंगे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे हमारे पास। दे बोथ फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एंड दोनों फील्ड्स कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड्स होते हैं। फील्ड में लिखेंगे तो कंजर्वेटिव फील्ड, और फोर्सेस की बात करेंगे तो दोनों फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये हो जाती है सिमिलैरिटीज बिटवीन दी बायट-सैवर्ट लॉ एंड कूलम्स लॉ। एट द सेम टाइम हम डिफरेंसेस भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें बायट-सैवर्ट लॉ में एक फॉर्मूले में आ रहा है साइन थीटा, तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स at a point are dependent upon the angle. Angle which the r vector makes with the current element. ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा पे डिपेंडेंसी है। whereas कूलम्स लॉ में हमने जो देखा था वहां पे कोई भी डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं आती है। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड ही कह लेते हैं बिकॉज के क्यू बाई आर स्क्वायर आ रहा है। कूलम्स लॉ में हमने आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही बात की थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ठीक है, सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो या तो रेडियली आउटवर्ड्स होता था या रेडियली इनवर्ड्स होता था। आउटवर्ड्स होता था किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए, रेडियली इनवर्ड्स होता था किसी नेगेटिव चार्ज के, मतलब उसी प्लेन में लाई करता था। किस प्लेन में? जहाँ पे पॉइंट P है, जहाँ पे सोर्स चार्ज है। बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए था, दोनों ही वेक्टर फील्ड है ऑफ कोर्स, ये भी आप कह सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड्स वर रेडियली आउटवर्ड्स या रेडियली इनवर्ड्स, बट मैग्नेटिक फील्ड्स लाई, झूठ बोलते हैं नहीं, रहते हैं, लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर to the plane containing the point P, जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एंड द करंट एलिमेंट। तो ये हो जाते हैं डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज बिटवीन बायट-सैवर्ट लॉ एंड कूलम्स लॉ। तो बेसिक सा कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड का कहाँ से आया, क्यों आया, अप्लायंसेस का मैंने आपको एग्जांपल दिया जो इससे वर्क करती है। डिटेल में हम उसके बारे में बात करेंगे आगे जाके। बायट-सैवर्ट लॉ जो हमें बताता है कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं किसी भी गिवन पॉइंट पे, एंड उसका एक कंपैरिजन कूलम्स लॉ के साथ। तो ये थे बेसिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर की इंट्रोडक्शन के साथ। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे
बायट सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस के लिए। पहले हम एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बात करेंगे, फिर सर्कुलर कॉइल के लिए बात करेंगे, फिर किसी लूप के लिए बात करेंगे और उनके कॉम्बिनेशन को भी देखेंगे। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होने वाली है। तो इसको तब तक आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, समझिए चीज़ों को, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।